हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, SDI यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इंटर लाइब्रेरी लोन एंड रिसोर्स शेयरिंग पर हम लोग MCQ डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस KVS, DSSB, NVS और UGC नेट सभी जगह पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। इसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मिक्सअप है और कुछ अपने से भी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके बाद वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास टेस्ट सीरीज है, MCQ डिस्कशन है और फुल कोर्स है KVS के लिए, DSSB के लिए, ऑन लाइब्रेरी एग्जाम के लिए, और बहुत नॉमिनल प्राइस में मैंने कोर्सेज लॉन्च किया है। उसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, MCQs, और आपको अगर डाउट होता है तो चैट का ऑप्शन है, उससे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस CAS कम्स, यानी कि CAS सूचना सेवा किस श्रेणी में आता है। आपसे पूछा गया है कि जो करंट अवेयरनेस सर्विस है किस श्रेणी में आता है। तो ये रेफरल सर्विस में आता है कि रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विस में आता है, या एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस में आता है, या इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विस में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सर्विस जो है ये आता है एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस में। एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस के अंतर्गत मतलब कि अग्रिम सूचना सेवा, मतलब जो भी लाइब्रेरी के अंदर न्यू रिसोर्सेस आते हैं उसका इंफॉर्मेशन जो है हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत वेरियस मेथड से करते हैं। पहले तो आपको पता है जो ट्रेडिशनल मेथड से किया जाता था, लेकिन अब जो है SMS के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, और आपको मास ईमेल्स के थ्रू भी किया जाता है। तो ये जो सर्विस है बेसिकली ये करंट अवेयरनेस सर्विस, ये लाइब्रेरी में आई हुई नई जो रिसोर्सेस हैं उनका जानकारी हम अपने यूजर के साथ शेयर करते हैं। और ये एक तरह से मतलब कि सेलेक्टिव नहीं होता है। जो SDI होता है वो हम लोग कुछ खास ही, जैसे कि जितने भी लाइब्रेरी के अंदर यूजर होते हैं तो उनके प्रोफाइल बनाते हैं, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जैसे जिस यूजर का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है, जिस यूजर का इंटरेस्ट फिजिक्स में है, तो जो भी करंट रिसोर्स आते हैं लाइब्रेरी के अंदर तो उस रिसोर्स का शेयरिंग जो है हम SDI के अंदर उनसे रिलेवेंट तरीके से करते हैं। यानी अगर मैथमेटिक्स का कोई यूजर है तो उसको मैथमेटिक्स में आए हुए नए रिसोर्सेज के बारे में हम लोग बताएंगे। फिजिक्स का से रिलेटेड कोई यूजर है जिसका प्रोफाइल फिजिक्स से मैच करता है, यानी वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, तो फिजिक्स में आए हुए जितने भी रिसोर्सेस होगा उसके साथ हम शेयर करेंगे। तो जब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम सर्विस उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, वो SDI सर्विस होता है। लेकिन जो CAS सर्विस होता है वो एक जर्नलाइज सर्विस होता है। इस सर्विस के अंतर्गत लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस आते हैं उसको, उस रिसोर्सेस के बारे में हम एक तरह से अवेयरनेस फैलाते हैं अपने लाइब्रेरी के यूजर के साथ। तो एक जर्नल सर्विस हो गया, और SDI जो हो गया वो एक तरह से स्पेशल सर्विस हो गया यूजर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे होंगे। रेफरल सर्विस में हम लोग रेफर करते हैं अगर आपके पास कोई रिसोर्स मटेरियल नहीं है और आप कहीं पे आपको पता है कि वो चीज़ें वहाँ मिल सकती है दूसरे लाइब्रेरी में, तो दो चीज़ें होती है। एक तो आप उनको रेफ़र कर दो कि वहाँ से आप ले लो, या रेफरेंस लाइब्रेरियन भी रेफ़र करते हैं, इंडिकेटिंग करते हैं कि आप इस मतलब ब्लॉग से, जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप रेफरेंस लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, तो वो आपको एक तरह से रेफ़र करते हैं, यानी कि इंडिकेशन करते हैं कि आप यहाँ से ये चीज़ ले लो। तो वो भी रेफरल सर्विस के अंतर्गत आता है। इंडेक्सिंग एक्सट्रैक्टिंग में आपको पता है कि ये इंडेक्सिंग में हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, तो वो टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे हम लोग CAS, SDI, इंटर लाइब्रेरी लोन एंड रिसोर्स शेयरिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है द कंसेप्ट सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चीज़ और हम बता दें आपको कि CAS के अंदर जो रंगनाथन जी ने बोला है, CAS के अंदर उनका भी एक अपना व्यू है, मतलब उन्होंने अपने बुक में इसका डिफिनीशन भी दिया है। तो रंगनाथन जी इस CAS करंट अवेयरनेस सर्विस के बारे में कहते हैं कि एक तरह का मतलब कि
एक करंट अवेयरनेस सर्विस जो है पाठकों को उनको एक विशिष्ट जो स्पेसिफिक मतलब जिस सब्जेक्ट से वो संबंध रखते हैं उसका या अन्य विषयों की न्यूनतम जितनी भी सूचनाएं आती है वो शीघ्र हम यूजर के साथ मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो शीघ्र हम यूजर के साथ शेयर करते हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस बाई, यानी कि एसडीआई किसने इंट्रोड्यूस किया, तो एसडीआई किया है लुहान, पीटर लुहान। इनका बेसिकली जो नाम है इनका नाम है पीटर लुहान। ये आईबीएम के एक एम्प्लॉय थे और इन्होंने 1950 ईस्वी में एसडीआई का डिफिनीशन दिया था और इसके बारे में उन्होंने बताया था कि हमें यूजर का प्रोफाइल, बेसिकली कंपनी जो था आईबीएम उसके अंदर ये काम कर रहे थे तो उनसे रिलेटेड ये कंसेप्ट आया था। बाद में इसको लाइब्रेरी के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया और बाद में जाके जब 1981 80 के बाद जब कंप्यूटर आया तो फिर कंप्यूटराइज चीज़ें और बढ़ती चली गई। तो जो एसडीआई का जो कंसेप्ट है वो लुहान ने दिया। और एसडीआई के अंदर ये समझिए कि सीएस के अंदर हम जनरल सर्विस, जनरल अलर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्स आते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूजर प्रोफाइल बना के कर रहे हैं। हम लोग यूजर प्रोफाइल बनाते हैं और जो यूजर प्रोफाइल बनाते हैं उससे हम देखते हैं कि इनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसी फील्ड का जो लाइब्रेरी के अंदर जो रिसोर्स आते हैं तो उसी जिस फील्ड के यूजर होता है उस फील्ड का अगर रिसोर्स आया तो उसको हम लोग अलर्टिंग उसको भेजते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई हुई है। फिर हम लोग फीडबैक देखते हैं, इसका स्टेप होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आया उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से मतलब कि जो प्रोफाइल है उनसे कौन से सेलेक्टिंग करेंगे कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस प्रोफाइल से मैच कर रहा है। फिर हम उसको नोटिफिकेशन भेजेंगे और नोटिफिकेशन भेजने के बाद हम लोग फिर उसको देखते हैं कि फीडबैक लेंगे कि आपको जो मतलब फीडबैक का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। फीडबैक के बाद हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर वो बोलता है नहीं ये चीज़ें मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये मुझे इस टाइप की चीज़ें चाहिए, मतलब इस टाइप के रिसोर्स चाहिए, तो फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं यूजर प्रोफाइल के अंदर और फिर जाकर हम लोग फुलफिलमेंट ऑफ द रीडर डिमांड यानी रीडर डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो ये एक तरह का यहाँ पे लिख सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ, ये एक तरह का एसडीआई का स्टेप होता है। लेकिन अगर एसडीआई के जर्नलाइज टर्म में मैं बात करूं कि उसका कंसेप्ट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इस कंसेप्ट के अंतर्गत मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है एसडीआई के अंदर कि हम लोग जो रिसोर्स होता है वो रिसोर्स हो गया यहाँ पे जो भी हमारे लाइब्रेरी के अंदर आया। फिर हम लोग क्या करते हैं मैचिंग करते हैं प्रोफाइल के साथ, मैचिंग करते हैं। फिर हम लोग मैचिंग करने के बाद हम लोग सेंड करते हैं उसका मतलब कि जो यूजर प्रोफाइल है उनके पास और फिर हम लोग फीडबैक लेते हैं कि क्या कंसेप्ट रहा। तो ये एक तरह का जर्नलाइज टर्म में मैं बोल रहा हूँ कि जनरल क्या मतलब इसमें कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया और 1 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। और आपको मैं बता दूं ये दोनों क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरी डीएसएसबी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल इज यानी कि मतलब कि रूटिंग इज अ पीरियोडिकल्स एक प्रकार की क्या है। देखिए जो रूटिंग होता है एक तरह का ना ये एक वर्ड का आपको मतलब एक तरह से डीएसएसबी का आई थिंक क्वेश्चन है या उत्तराखंड का है, मतलब कि जब लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो इस टर्म से आप मतलब थोड़ा सा ये टर्म आपको परेशान कर सकता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत ईजी होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका बेसिक मीनिंग होता है सर्कुलेशन, मतलब कि जो भी रिसोर्सेस आया उसको आप कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है। तो सर्कुलेटेड होता है तो ये ना करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत आता है कि हम जो भी हमारे लाइब्रेरी में पीरियोडिकल्स आए हैं, मतलब कि राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स का मतलब सर्कुलेटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। तो हमारे लाइब्रेरी में जो भी पीरियोडिकल्स आए हैं, पीरियोडिकल्स मतलब मंथली जो मैगजीन वगैरह होते हैं उसको हम लोग पीरियोडिकल्स के अंदर रखते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कैसे यूजर के पास सर्कुलेट करेंगे यही मतलब होता है। और ये सर्कुलेशन कैसे करेंगे, हम लोग नया अगर आता है तो हम करंट अवेयरनेस सर्विस के अंतर्गत करेंगे कि उसको हम सभी यूजर को बता देंगे, वो मेल के थ्रू या आपके एसएमएस के थ्रू या डिस्प्ले बोर्ड लगता है लाइब्रेरी के अंदर जाइएगा तो एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, उसके थ्रू जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके थ्रू भी हम लोग पीरियोडिकल्स का एज ए शो के लिए रखते हैं। तो जो भी नया यूजर या पुराने यूजर हमारे लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ये पीरियोडिकल्स नई आई हुई है, अगर उनसे रिलेवेंट है चीज़ें तो वो उसको लेते हैं पढ़ते हैं। तो ये राउटिंग शब्द से आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये बेसिकली एक सर्कुलेटेड है चीज़ें, मतलब उससे रिलेटेड सर्कुलेटेड मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इन द ओरिजिनेटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एसडीआई। तो मैंने अभी बताया कि जो पीटर लुहान थे वो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंपनी है
आपको पता होना चाहिए ये कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आईबीएम कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने ही कंप्यूटर बेस्ड एसडीआई पीटर लुहान ने ही डेवलप किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछा गया था डीएसएसबी और केवीएस और राजस्थान पीसीएस में, तो ये मैंने क्वेश्चन वहां से उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हिच एरिया रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि किस क्षेत्र में संसाधन साझेदारी करना संभव नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब जनरल होता है कि आपका लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्स है और दूसरे लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्स है उनको हम शेयर करें। और शेयर क्यों करेंगे? आपको पता है बजट का हमारे पास दिक्कत होता है लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा है, फिर रिसोर्स हमारे पास उतने नहीं होते हैं, बजट के मतलब बजट कम होने के कारण हमें कम मतलब मटेरियल्स यानी कि बुक खरीदने पड़ते हैं, लिमिटेड है सब चीज़ें। तो इस वजह से जो यूज़र आते हैं, यूज़र को चाहिए उनका मतलब जो भी उनके डिमांड है उसको फुलफिल करना एक लाइब्रेरी का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लाइब्रेरी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए वो क्या करता है, दूसरे लाइब्रेरी से लोन ले लेता है। और दूसरे लाइब्रेरी से लोन ले लेता है, एक तो ये कंडीशन बनती है, दूसरा कि रिसोर्स का शेयरिंग कर लेता है कि आप मेरा रिसोर्स यूज कर लो, मैं आपका रिसोर्स यूज कर लूँगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक साइंस की लाइब्रेरी है, बेसिकली वो साइंस के ज़्यादा मटेरियल रखा है, कोई सोशल साइंस का मटेरियल ज़्यादा रखा है, क्योंकि हो सकता है दो यूनिवर्सिटी हो, एक यूनिवर्सिटी सोशल साइंस के लिए काम करती हो, एक साइंस से काम करती हो। साइंस के मतलब उस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, तो हो दोनों अगर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे, कोऑपरेशन कर लेंगे, कोऑपरेशन करने के बाद रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि एक साइंस के स्टूडेंट को सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़े। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग अगर आप करने जाएंगे तो वहाँ भी आपको सोशल साइंस पढ़ना होता है, सोशल साइंस सोशोलॉजी पढ़ना होता है, साइकोलॉजी पढ़ना होता है, और भी बहुत सारे सोशल मतलब कि आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ह्यूमन वैल्यू पढ़ने होते हैं। तो ये सब सब्जेक्ट साइंस के स्टूडेंट को अगर पढ़ना पड़ रहा है, तो वो या तो वो सभी मटेरियल अपने पास रखे, जो कि बजट के कम होने के कारण ये पॉसिबल नहीं है हमारे कंट्री मतलब जो डेवलप कंट्री है वहाँ भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ भी उतने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं। और कोऑपरेशन करके हम लोग क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को दूसरे लाइब्रेरी के रिसोर्स के साथ शेयरिंग करते हैं। तो ये लाइब्रेरी L1 ये लाइब्रेरी 1 है, ये L2 लाइब्रेरी 2 है, तो ये L1 लाइब्रेरी L2 के साथ शेयर करेगा, L2 लाइब्रेरी L1 के साथ अपना रिसोर्स शेयर करेगा, और इस वजह से ये इजी हो पाएगा, कम बजट में यूजर को हम सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रिसोर्स शेयरिंग प्रोसेस में हम लोग क्या चीज़ें का शेयर नहीं करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन का, लाइब्रेरी मटेरियल का, लाइब्रेरी यूजर का, लाइब्रेरी सर्विस का। तो देखिए हम लोग सभी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन यूजर को कैसे शेयर करेंगे, ये यूजर का शेयर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब नॉट आपसे पूछा है ना, नॉट पॉसिबल। तो यूजर लाइब्रेरी यूजर का शेयरिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनको वहाँ भेजना थोड़ा सा ये मतलब रिसोर्स शेयरिंग का अंतर्गत नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट बिटवीन लाइब्रेरी इज कॉल्ड। मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब कि इनका डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट इनके पास हो जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रिसोर्स शेयरिंग कर लें, तो एक तरह का रिसोर्स शेयरिंग कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ही होता है एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स कहें, बुक कहें, मटेरियल्स कहें, इन्फॉर्मेशन सब एक ही चीज़ होती है। लाइब्रेरी के अंदर जितने भी बुक कह दीजिए आप, मटेरियल कह दीजिए, इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज कह दीजिए या डॉक्यूमेंट कहिए, सब एक ही बात है। तो क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछता है उसका माइंड जो भी उस समय आता है तो वो उसी तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज इनमें से किसका हिस्सा है, मतलब कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए बुक को हम लोग स्टॉक कहते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन भी आपने सुना होगा कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी बुक मटेरियल्स मैगजीन पे पीरियडिकल्स जितने भी चीज़ होते हैं, उन सबको हम लोग एक जनरलाइज टर्म में स्टॉक कहते हैं कि हमारे पास कितने का स्टॉक है, कितने बुकों का स्टॉक है। ठीक है, तो वो एक्सचेंज मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ, मतलब कि हम लोग जब स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं मतलब रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, वो किसका पार्ट है, तो बेसिकली वो पार्ट रिसोर्स शेयरिंग का। तो रिसोर्स शेयरिंग कहा गया क्योंकि हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं कहें या डॉक्यूमेंट कहें। ये क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस डाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केवीएस का ये क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग नॉट पार्ट ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। इसमें से कौन सा पार्ट रिसोर्स शेयरिंग का नहीं है। तो देखिए एक्विजिशन बुक, सर्कुलेशन ऑफ बुक,
कलेक्शन मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। तो पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये रिसोर्स शेयरिंग का पार्ट नहीं है। तो देखिए रिसोर्स शेयरिंग का आप देखिएगा कि मतलब कि अलग अलग, जैसे यहाँ भी देखिए रिसोर्स शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब कौन सा पार्ट नहीं है, तो लाइब्रेरी यूजर नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चंस को ऑप्शन बदल दिया गया और एक अलग ऑप्शन के साथ पूछा गया। तो आपको समझ होना चाहिए रिसोर्स शेयरिंग का मीनिंग क्या है, क्या क्या लाइब्रेरी के अंदर हम लोग रिसोर्स शेयरिंग के अंतर्गत हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये सब आप जब थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका बिल्डअप होता है ये कंसेप्ट। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको कोर्सेज जो है ना थ्योरेटिकल जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार एटलीस्ट एक बार आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास कम समय है उन सब टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको केवीएस के जो जब केवीएस का मैं सिलेबस डिस्कस किया हूँ तो उसमें मैंने बताया है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको एटलीस्ट पढ़ लीजिए। बाकी सब पे एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज लगा के चले जाएंगे तो आप निकल सकते हैं केवीएस और अन लाइब्रेरियन एग्जाम के में आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर स्टेबलाइज इन इंडिया, यानी भारत में इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो देखिए नेस्डॉक जो है जेएनयू दिल्ली में, वहाँ पे है नेस्डॉक, याद रखिएगा। इंसडॉक एक होता है जो कि इंसडॉक का अब नाम बदल गया, बाद में जाकर नीस केयर में बदला, ठीक है। नीस केयर का नाम बदल के बाद में नीस सीपीआर हो गया। तो ये 2021 में नीस सीपीआर हो गया है, नीस केयर, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये 14 फरवरी 2021 में हुआ। और नेस्डॉक जो है आज भी नेस्डॉक ही है। ये बेसिकली ये आपका सोशल साइंस के क्षेत्र में काम करता है और ये भारत का इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर है जो कि जेएनयू दिल्ली में कैंपस में, यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो जेएनयू है दिल्ली में, उसके कैंपस में है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ। देखिए फिर एक दूसरे तरह से क्वेश्चन आया कि रिसोर्स शेयरिंग किसका पार्ट है। तो ये लाइब्रेरी कोऑपरेशन का पार्ट है, क्योंकि लाइब्रेरी में कोऑपरेशन, एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोऑपरेट करता है, मतलब सहयोग करता है, उसका ये रिसोर्स शेयरिंग पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट अलॉटिंग सर्विस, यानी अलॉटिंग सर्विस मतलब कि जो हम अलॉटिंग सर्विस भेजते हैं वो इसमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से हम क्लिपिंग लेते हैं और ब्लॉग पे पोस्ट कर देते हैं, तो ये भी है। सीएस एसडीआई तो ऑलरेडी है, तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो सर्विस है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये अलॉटिंग सर्विस का पार्ट नहीं है। अलॉटिंग सर्विस में हम एसएमएस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्लिपिंग के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू हम लाइब्रेरी के नए आए हुए रिसोर्सेज को हम अपने यूजर के साथ शेयर करते हैं, मतलब उनको सेंड करते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में ये चीज़ आई हुई है नई, उसी को हम लोग अलॉटिंग सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कोऑपरेशन। इसमें कौन सा ऐसा मतलब चीज है कि हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रंथ सहयोग का सबसे प्राचीन रूप है, इसमें से क्या ऐसा चीज है। तो देखिए जो इंटर लाइब्रेरी लोन था ना, ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इंटर लाइब्रेरी लोन के तहत हम लोग क्या करते हैं, एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से लोन में रिसोर्सेस लेता है और फिर उसको रिटर्न कर देता है यूजर के रिटर्न करने के बाद। जैसे हम मान लीजिए कि ये लाइब्रेरी है कोई, मैं एक यूजर हूँ, मैं यहाँ गया, मैंने कहा ये बुक हमको चाहिए, इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है लेकिन आप 3 दिन के बाद आइए, हम आपको ये बुक प्रोवाइड कर देंगे। आपने रिक्वेस्ट किया कि मैं मतलब मुझे ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, तो ये लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से ये बुक को मंगाएगा और फिर ये बुक को यूजर को दे देगा। यूजर जो है रिटर्न जब करेगा तो फिर इसको ये रिटर्न कर देगा। फिर इस लाइब्रेरी को भी ऐसा कोई दिक्कत आ गया कि कोई बुक नहीं है और उसको उस यूजर को वहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो फिर इस लाइब्रेरी से ये लोन ले लेगा। तो जो ये लोन का जो मेथड है ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। बाद में लाइब्रेरी नेटवर्किंग आया जो इन्फ्लुएंट ने डेवलप किया, जिसके थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम रिसोर्स को शेयर कर पा रहे हैं, तो वो अभी आया है। इंटरनेट एक्सेस भी अभी आया है, लेकिन इंटर लाइब्रेरी लोन बहुत ट्रेडिशनल मेथड है। जब इंटरनेट नहीं था तब भी ये इंटर लाइब्रेरी लोन वर्क कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ व्हिच सर्विस। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रतिक्रिया प्रणाली किस सेवा का भाग है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम लोग एसडीआई के थ्रू हम लोग यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। यूजर प्रोफाइल जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें ना हम लोग जब उनको कोई भी रिसोर्सेज के बारे में हम उनको सेंड करते हैं तो फिर हम लोग उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें फीडबैक दें और फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं अपने सर्विस में, उनको और क्या चाहिए। तो जो एसडीआई सर्विस होता है इसके अंतर्गत हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म लगाते हैं, यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म जो है एसडीआई के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द पार्ट नॉट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी मतलब जो कोई लाइब्रेरी है वो डॉक्यूमेंट यानी बुक या इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को लाइब्रेरी यूजर के साथ उनके पास डिलीवर करता है, उनके घर पे डिलीवर करता है। तो देखिए कॉपीराइट इशू तो जरूर रहती है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइब्रेरी बजट, ये भी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास बजट कम है, हम उनको डिलीवर करने जाएंगे तो पैसे तो खर्चा होंगे। फिर उसके बाद अगर उनको डिलीवर कर दिया, अगर उन्होंने रिटर्न नहीं किया तो ये सब प्रॉब्लम रहती है। इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है क्योंकि डिलीवर करने में भी खर्चा आती है। और हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर अगर कोई बुक है, किसी को हम डिलीवर कर दिया और दूसरा यूजर आ गया लाइब्रेरी में, तो वो बुक रहेगा ही नहीं, फिर हमें अधिक कॉपी रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। लेकिन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये जो है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the most essential for library to meet the ever growing needs of user communities, यानी उपभोक्ता की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है। तो सबसे अति आवश्यक उनको तो यही है कि रिसोर्स का शेयरिंग कर लें। तो रिसोर्स शेयरिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू increase the user in a library to fulfill the all user demand, यानी कि सभी यूजर के डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग कंसेप्ट अपनाना होगा अपने लाइब्रेरी के अंदर, जिससे सभी यूजर के डिमांड आती है तो हम दूसरे लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को यूज करके हम उनको रिक्वायरमेंट के फुलफिल कर पाएँ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नो लाइब्रेरी इज अ सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म ऑफ रिसोर्स to meet the needs of its user, this statement lead library towards, यानी कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त नहीं है, ये कथन किस ओर आपको ले जाता है। तो ये कथन, अगर ये बात देखिए, कोई भी लाइब्रेरी सच में अभी इतना एबल नहीं है कि अपने लाइब्रेरी के सभी यूजर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए, तो हमें सब उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी कोऑपरेशन करना होगा दूसरे लाइब्रेरी के साथ, रिसोर्सेज का शेयरिंग करना होगा, तो हम ये सर्विस सभी यूजर तक पहुंचा पाएंगे कि उनका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। किसके थ्रू? लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो होता है ये बेसिकली एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कराया जाता है सभी स्टेट में, ताकि लाइब्रेरी का डेवलपमेंट हो सके और विलेज स्तर तक लाइब्रेरी जा पाए और शहर और विलेज सभी जगह और यूजर को उनके बुक मिल सके। तो ये सेकेंड लॉ से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है ये सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्प्ले ऑफ लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन अ लाइब्रेरी इज टाइप ऑफ। तो क्या है वो? CAS होगा, करंट अवेयरनेस सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्सेस आए हुए हैं उनको हमें अपने यूजर को बताना है, उनको हमें बताना है कि हमारे लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या नई रिसोर्सेस आई हुई है। उस रिसोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे अपने कलेक्शन का। लाइब्रेरी के अंदर वो बने होते हैं डिस्प्ले बोर्ड लाइब्रेरी के अंदर, वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। मैंने अभी आपको बताया था कि SDI के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कहें या यूजर प्रोफाइल कहें वो बनाते हैं, तो SDI इज द करेक्ट आंसर, यानी SDI इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन। तो देखिए इंटर लाइब्रेरी लोन ये DSSB का क्वेश्चन है, DSSB की 2014 का है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंटर लाइब्रेरी लोन कहने का क्या मतलब है, मैं 2021 वाला क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा तुरंत, लाइब्रेरी का जो DSSB के एग्जाम हुए हैं उसको मैं तुरंत आपको कवर करा दूंगा, यूट्यूब पे भी कवर करा दूंगा, ऐप के अंदर भी करा दूंगा, MCQs में आप जाकर देख सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए, ऐप में ना ऑर्गेनाइज रूप से हर कुछ है, टेस्ट सीरीज है, MCQs है, थ्योरेटिकल है, यूट्यूब पे सब बिखरा हुआ चीज़ है। तो आपको एक ऑर्गेनाइज रूप से प्रिपरेशन करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हर स्टूडेंट के लिए कि सभी स्टूडेंट को एक ऑर्गेनाइज रूप में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी पैसे ना अगर आप बचाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो बहुत आपको महंगा पड़ जाता है। तो आपको ना सभी चीज़ें अपनानी चाहिए, जितने भी वो सिलेक्शन के लिए जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं से कुछ रह ना जाए, इस कसर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन, यानी अंतर पुस्तकालय ऋण का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब हुआ कि एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से लोन लेता है बुक और अपने यूजर को प्रोवाइड करता है। तो लोन ऑफ बुक
फ्रॉम अदर लाइब्रेरी, यहाँ पे लोन ऑफ बुक फ्रॉम द अदर लाइब्रेरी, यानी दूसरे लाइब्रेरी से पुस्तक उधार लेना, इसको ऋण पे लेना, उसको हम लोग लोन ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम द अदर लाइब्रेरी, मतलब लोन ऑफ बुक फ्रॉम द अदर लाइब्रेरी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द सर्विस दैट कीप्स इट यूजर वेल इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट विद द करंट लिटरेचर ऑफ देयर फील्ड ऑफ द बेसिक इंटरेस्ट इज नोन एज, यानी वो सेवा जो आधारभूत रुचि के उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ताओं को सूचित और अद्यतन रखती है, वो क्या कहलाती है? तो वो करंट अवेयरनेस सर्विस कहलाती है। देखिए, अगर ये ना ये बोला है कि करंट लिटरेचर ऑफ देयर फील्ड, मतलब कि स्पेशली उसी फील्ड का जिस फील्ड से यूजर है, तो एसडीआई अगर ऑप्शन में होता ना तो फिर एसडीआई आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे एसडीआई ऑप्शन में ही नहीं था, तो इसका मतलब करंट अवेयरनेस सर्विस ही हो जाएंगे। क्योंकि हमें ना क्या करना होता है, क्वेश्चंस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डाला है, इसलिए तो कि आप समझ जाइए कि कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ना वर्तमान क्षेत्र उस जिस यूजर जो है ना, यूजर के वर्तमान साहित्यिक क्षेत्र माने उससे रिलेट कर रहा है उसका रिसोर्स, तो वो एसडीआई सर्विस के अंदर आएगा कि जो यूजर का प्रोफाइल है उससे रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं, तो एसडीआई के कहलाता है वो। तो यहाँ पे एसडीआई ऑप्शन में था नहीं, तो इसलिए करंट अवेयरनेस सर्विस होगा, एसडीआई हो जाता तो एसडीआई आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रिसोर्स शेयरिंग इन द लाइब्रेरी वाज ओरिजिनली नोन एज, यानी कि ओरिजिनली नोन एज मतलब कि पुस्तकालय में संसाधन साझेदारी मूलतः जानी जाती है, ये किस रूप में जानी जाती है? तो देखिए, लाइब्रेरी कोऑपरेशन के रूप में जानी जाती है, इंटर लाइब्रेरी लोन के रूप में जानी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, मटेरियल शेयरिंग कह सकते हैं आप कि नहीं कह सकते हैं। तो देखिए इसमें लाइब्रेरी कोऑपरेशन जो होता है वहीं रिसोर्स शेयरिंग का बेसिकली एक चीज़ मतलब उससे रिलेट करता है, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी कोऑपरेशन इसीलिए करते हैं कि हम रिसोर्सेज का शेयरिंग कर सकें। तो ये दोनों टर्म अपने आप में रिलेट करते हैं। इंटर लाइब्रेरी लोन के अंदर ना शेयरिंग नहीं होता है, हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उनसे ले लेते हैं बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नाउ अ डे सी ए सर्विस इज प्रोवाइड बाई, यानी आजकल सी ए सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो ये लगभग सभी, जैसे ऑनलाइन ग्रुप, ब्लॉग्स, एसएमएस, आरएसएस फीड, ये वेबसाइट में आरएसएस फीड के थ्रू तुमको नोटिफिकेशन जाता है यूजर को, और बल्क एसएमएस सर्विस, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, ये मैंने पहले ही बनाया था, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल कहिए या यूजर प्रोफाइल कहिए, तो एसडीआई के अंतर्गत हम लोग यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और इसी में फीडबैक का मैकेनिज्म भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएस को किस रूप में परिभाषित किया जाएगा, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस को किस रूप में हम लोग परिभाषित करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको हूबहू क्वेश्चन रखा है, लेकिन आप जनरली समझ गए हैं कि हम लोग वर्तमान में जो भी सूचना आती है, मतलब इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेस आती है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, उसको हम लोग अपने यूजर के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें आई है, अगर आपसे रिलेट है तो आप इसको यूज कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए, प्रोसेस ऑफ डेसिमिनेशन ऑफ द करंट इन्फॉर्मेशन, यानी वर्तमान सूचना के प्रसार की एक प्रक्रिया है सीएस, और कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई डॉक्यूमेंट, ई डॉक्यूमेंट का क्या मीनिंग होता है? तो देखिए ई डॉक्यूमेंट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो है, जैसे कैशलेस है, सीडी रोम है, या आपके मेमोरी के अंतर्गत आता है, ये सभी हम लोग कहते हैं ई डॉक्यूमेंट। अब देखिए जो हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, जो हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, जो हमारे पास पीडीएफ होता है उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट कॉपी होता है ये सब हम लोग कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन में होता है, हम लोग सीडी रोम में, रैम में या मेमोरी में रखते हैं, इसी को पूछा है ई डॉक्यूमेंट। तो ये जो सॉफ्ट कॉपी होता है, जो पीडीएफ, ये एक तरह का ई डॉक्यूमेंट है। और हार्ड कॉपी जो होता है, जैसे हम लोग का बुक हो गया या हम लोग ने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट कराया है, वो हुआ। देखिए अगर एक बार आपने वीडियो देख लिया, अभी इसमें 25 मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया है, आने वाले समय में इसमें 30 क्वेश्चंस और आएंगे, 30 या 40 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो क्या होगा, आप एक बार वीडियो देख लिए, अब इसको रिवीजन करना है, तो बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस पढ़िएगा, किसका क्या आंसर है। अगर याद नहीं आ रहा है तो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन मैंने ये दे दिया है, देखिए पीडीएफ में जो भी आंसर है, एक का दो, मतलब 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन है 25 उसका, जैसे 25 का आंसर सी है, ठीक है, सी आंसर है, 24 का भी सी है, तो सी हमने दे दिया है। तो इस तरीका से क्वेश्चंस का आंसर की जो है मैंने यहाँ दिया हुआ है। अगर आप
रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में आपको हेल्प करेगा कि क्वेश्चंस आपने पढ़ा, जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं आ रहा उसका आंसर आप आए यहाँ पे देख लिए और उसको फिर याद करके 1-2 बार आप रिवीजन कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। जो 5000 एमसीक्यूज का सीरीज है उसमें आपको 5000 कोशिश मैं करूँगा करा देने का, लेकिन पहला टारगेट है 3000 का फर्स्ट मतलब फर्स्ट एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3000 मैं कराऊँ पहले टर्म में, और फिर उसके बाद हम लोग 5000 पूरा करेंगे। यूजीसी नेट लेवल पे भी हमको कराना है, उसके बाद केवीएस लेवल, डीएसएसबी लेवल तो हो ही रहा है, यूजीसी नेट भी लेवल है। तो सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल फी में मैंने कोर्सेज अपलोड किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।